हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल फील्ड्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन का टॉपिक 2.1 दैट इज फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बारे में। तो द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। नेशनल असेंबली ने कंप्लीट कर लिया था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का 1791 में एंड इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। और उनका मेन ऑब्जेक्ट यही था कि वो मोनार्क की पावर पर लिमिट लगा सके। नाउ दीज पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग concentrated in the hand of a one person were now separated and assigned to different institution, the legislative, executives and judiciary। अब पावर एक पर्सन के हाथ में नहीं थी बट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के पास थी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी। एंड दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इससे फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनता है। बट वाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये हम द पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 के फिगर में समझेंगे। नाउ फ्रांस में मोनार्की तो थी बट अब मोनार्क रूल कर सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। में जुडिशरी अलग है, एग्जीक्यूटिव्स अलग है एंड लेजिस्लेचर अलग है एंड राजा एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता था। राजा लॉ को लागू करेगा बट लॉ को बनाएगा कौन? लेजिस्लेचर। एंड नेशनल असेंबली लेजिस्लेचर का पार्ट होते थे। एंड कोई डिस्प्यूट आता था तो जुडिशरी उसको देखती थी। इसमें कुछ दिक्कतें भी थी, सब लोग वोट नहीं दे सकते थे। सो देयर आर सम एक्टिव सिटीजन्स एंड सम पैसिव सिटीजन्स। पैसिव सिटीजन्स के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता था एंड पैसिव सिटीजन्स में विमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो द एज ऑफ 25 आते थे। एंड वेयर एज एक्टिव सिटीजन्स entitled टू वोट, where only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer wage were given the status of active citizens, that is they were entitled to vote। सिर्फ वही मैन जो 3 डेज की लेबर वेजेस को एज अ टैक्स पे करता था वही एक्टिव सिटीजन्स कहलाता था। एंड 28 मिलियन पॉपुलेशन में से सिर्फ 4 मिलियन ही एक्टिव पॉपुलेशन थी। एंड इन एक्टिव सिटीजन्स में से जो ज़्यादा रिच होते थे वो इलेक्टर्स बनते थे। तो अबाउट 50,000 मेंस ही इलेक्टर्स बने। एंड इलेक्टर्स में से जो ज़्यादा रिच होता था वो नेशनल असेंबली के मेंबर बनते थे। तो वी हैव 745 मेंबर्स इन द नेशनल असेंबली। सो नेशनल असेंबली लॉ बनाती थी किंग से डिस्कस करके एंड इस तरह से नेशनल असेंबली किंग को कंट्रोल करती थी, वेयर एज किंग नेशनल असेंबली को कंट्रोल करता था बाय द प्रोसेस ऑफ वीटो पावर। एंड एग्जीक्यूटिव्स में किंग के साथ कुछ मिनिस्टर्स भी होते थे जो किंग के साथ कोऑर्डिनेट भी करते थे। एंड यही एक्टिव सिटीजन जुडिशरी के लिए भी वोट करते थे कि कौन जज बनेगा। So, the Constitution of 1791 vested the power to make law in the National Assembly, which was indirectly elected. National Assembly indirectly elected है क्योंकि सिर्फ active citizens ही वोट करते थे। And to qualify as an elector and then as a member of an assembly, a man had to belong to a highest bracket of taxpayer. Whereas women, चाहे रिच हो या पुअर हो, उन्हें कोई राइट नहीं था एक्टिव सिटीजन बनने का। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मेन एंड सिटीजन्स। राइट सच एज द राइट टू लाइफ, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were established as natural and inalienable right. That is, they belong to each human being by birth and could not be taken away. And it was the duty of the state to protect each citizen's natural right. Now, the Constitution began with the declaration of the right and men's and citizens. तो इस डिक्लेरेशन में हमें कुछ सिंबल्स देखने को मिलते हैं, तो वो क्या सिंबल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।